आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करने वाले हैं। और ये क्लास 12 के फिजिक्स के पहले पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रिक है और आवेश का मतलब चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज तथा वैद्युत क्षेत्र का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कहीं पर घर पर हम लोग बालों को कंघे पर रगड़ते हैं तो जो कागज के टुकड़े होते हैं वह कंघे से चपकने लगते हैं। तो असल में होता उसमें क्या है कि उस पर वह कंघा आवेशित हो जाता है। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो वैद्युत आवेश की पुष्टि करती हैं। तो फिजिक्स की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में वैद्युत आवेश की परिभाषा वह है कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो कि किसी दूसरे वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य किसी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। ये लिखेंगे हम। स्टार्ट कर रहा हूं। वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य किसी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य किसी वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। अच्छा बता दूं कि वैद्युत भी एक प्रकार का बल ही है। बल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बल हो गया, बलागुण हो गया, संवेग हो गया, न्यूटन का बल हो गया, बहुत प्रकार के बल होते हैं। पर ये बल के अलग अलग नाम है फिजिक्स में। ऐसे ही वैद्युत आवेश या वैद्युत भी एक प्रकार का बल है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश को पता होगा कि धन आवेश में धन चार्ज या प्लस के चिन्ह से दिखाते हैं और ऋण आवेश को माइनस के चिन्ह से दिखाते हैं। ऐसा करते हैं। इसके बाद हमारे चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे किसी वस्तु पर आवेश है या आवेशित है या किसी विलगित निकाय जो आवेशित है तो उसका वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। या सामान्य या सरल शब्दों में बोले कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये वैद्युत के आवेश संरक्षण का नियम है। तो इसको हम पढ़ेंगे आवेश संरक्षण के नियम। आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी कहते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही इसमें है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट
किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटमिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लेना आप लोग। आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमिफिकेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये क्या होता है? इसकी है कि किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा पदार्थ पर उपस्थित एकांक आवेश का पूर्ण गुणज होती है। फिर से बोल रहा हूं, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एकांक आवेश का पूर्ण गुणज होती है। अब ये पूर्ण गुणज क्या है? पूर्ण गुणज की इसका मतलब है कि नंबर जो है वो पूर्ण रूप में आना चाहिए, यानी कि 1 2 3 की फॉर्म में ऐसे आना चाहिए। तो इसका एक सूत्र होता है Q बराबर N × E। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा आपको। यहाँ थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। Q यहाँ पर क्या है? Q यहाँ पर आवेश है, आवेश है। N यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है यहाँ पर, E यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऋण आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या C भी लिख देते हैं, कूलाम भी लिख देते हैं, यानी आवेश का मात्रक कूलाम भी होता है। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ते हैं आवेश का क्वांटमीकरण आखिर है क्या। ये तो मैंने थोड़ा सा पहले से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी। ये है किसी पदार्थ पर आवेश की कुल मात्रा पदार्थ पर उपस्थित एकांक आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एकांक आवेश का पूर्ण गुणज होती है, पूर्ण गुणज होती है। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पदार्थ पर उपस्थित एकांक आवेश का पूर्ण गुणज होती है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर N × E। Q यहाँ पर आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या C। इतना आवेश होता है, नोट कर लो। अभी आधुनिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि आवेश के भी कुछ भाग होते हैं जिन्हें क्वार्क कहा जाता है। कुछ क्वार्क होते हैं जैसे कि E बराबर +2/3 क्वार्क, ये सब आवेश के मैं बताया। एक और होता है, ये प्लस होता है, माइनस में भी होता है, जिसे डाउन क्वार्क कहते हैं, जो होता है -1/3 क्वार्क। इसे बोलते हैं अप क्वार्क, इसे बोलते हैं डाउन क्वार्क। हालांकि हमें इससे ही मतलब है, ये एक्स्ट्रा चीज है, पर इसको भी समझना जरूरी है आगे के लिए।
नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो संबंधित है, कई बार पेपर में पूछा भी जाता है। वो क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, देखिए एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। चलो करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अभी हमने जस्ट कुछ सेकंड पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर mE, उसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। Q का मान यहाँ पर दिया गया है, एक कूलम, एक C, इसको कूलम भी लिखते हैं हिंदी में और शॉर्ट फॉर्म में 1C भी लिख देते हैं, ठीक है। और n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकाल ली है, और E वो हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे कि हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर m होता है, और यदि हमें n निकालना है तो Q डिवाइड में आ जाएगा, हम इस तरफ आ जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं Q/E। n दिया है एक कूलम, ठीक है, n एक कूलम दिया हुआ है, और ये दिया है E का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जब हम इसको हल करते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफी बड़ी है और उस पर टाइम ना देते हुए आप उसको याद कर लेना कि इसका आंसर आता है 6.25 × 10⁸ 10⁻18, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसके बाद हम इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, और काफी सारे न्यूमेरिकल्स आगे होंगे, डेरिवेशन जो आगे पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसका नाम है कूलम का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक है, और यह क्लास 12th की फिजिक्स का सबसे पहला डेरिवेशन भी है, कूलम का नियम। तो इसको हम फिनिश कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कूलम का नियम। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, और पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जो गॉस की प्रमेय है वो भी इसी पर आधारित है। आधारित मतलब कि गॉस ने जो प्रमेय बनाई है वो इस पर ही आधारित है, इसी का व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। वो आगे बढ़ेंगे हम। कूलम का नियम, लॉ ऑफ कूलम, ठीक है। कूलम का नियम क्या कहता है कि इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं, +Q तथा -Q, ठीक है। पहले सुन ले, उसके बाद फिगर बना के अच्छे से समझा दूंगा कि +Q और -Q। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी r है, और इन पर लगने वाला कुछ ना कुछ बल तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स या प्रतिकर्षण फोर्स होता है, और प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है या आकर्षण फोर्स होता है, या एक सामान्य भाषा में बोलो तो एक दूसरे को खींचने वाला फोर्स, और ये एक दूसरे को दूर करते हैं, प्लस प्लस और प्लस माइनस दूर खींचते हैं। तो ऐसे ही हमें दो बिंदु धन आवेश या दो बिंदु आवेश दिए हैं, एक +Q है, एक तथा -Q है। तो कूलम ने बताया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी बीच की दूरी क्या r है, उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका फिगर बना लेते हैं, सिंपल फिगर है। मान लीजिए यहाँ पर +Q आवेश रखा है, यहाँ पर -Q आवेश रखा है, इनके बीच की दूरी r है,
क्या है, r दूरी के बीच की दूरी है, यानी ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि प्लस और माइनस है, तो इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे खींचेंगे। तो गुलाम ने क्या बताया, गुलाम ने बताया कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती ये सब साइंस की चीजें हैं, और इसको समझने के लिए देखो अनुक्रमानुपाती होता है तो वो ये होता है x प्रोपोर्शनल y, और जब कभी ये बोलते हैं x प्रोपोर्शनल 1/y तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। इस बात को ध्यान देंगे। इसका मतलब अभी आगे बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। ये अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि x प्रोपोर्शनल y तो ये अनुक्रमानुपाती और x प्रोपोर्शनल 1/y तो ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इज दैट क्लियर? अभी सिंपल चीज है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्या है कि पूरा बेस है। बेस क्या है, हम कई चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में ये सब यूज होता है। बस इसके बाद उसकी परिभाषा लेते हैं। स्टेटमेंट है इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती प्रपोजनल भी बोलते हैं इसे, तथा बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना गॉस ने बताया, इतना गुलाम ने बताया कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। उन्होंने एक चीज बोला कि इस जो बल की दिशा है, जो बल लगने वाला है, F बल लगेगा, यानी बल F की दिशा, यानी जो बल F इनके बीच लगने वाला है, क्योंकि आकर्षण है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो जो लगेगा वो बल F के रूप में लगेगा, और F इसकी दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होगी। ध्यान से सुनिएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में, यानी बल F दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, चलो यहां से मैं डाल देता हूं, थोड़ा सा गलत हो गया, बल की दिशा लिखना भूल गया था। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। ये है कूलाम का नियम। अभी इसका हम मैथमेटिकली ड्राइव भी करेंगे, इस फॉर्मूले को मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है। तो इतना क्लियर है। चलिए उसको समझाते हैं। अब उसके यहाँ पॉइंट पढ़ना है, समीकरण बनाना है। दो समीकरण बनते हैं। पहला है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल
दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो पहली बात तो बल जो लगेगा वो F लगेगा, ठीक है। बल क्या लगने वाला, F बल लगेगा दोनों के बीच में, ठीक है। अब F वो क्या बोल रहा है कि उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2, यानी कि उनकी मात्राओं का गुणनफल। तो गुणनफल ले लिया और प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह, और F यानी बल। Q1 और Q2 आवेश हैं, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट बोला उसने कि उनके आवेशों के जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर वर्ग लिख लेना, तो वर्ग लिखना भूल गया, वर्ग बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये दूसरा समीकरण बन जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा उसका, व्युत्क्रम का हिंदी में बोलते हैं उल्टा उसको, या फिर इनवर्स बोल देते हैं व्युत्क्रम को, ठीक है। तो ये दो समीकरण बन गए, ठीक है। समीकरण 1 का समीकरण 2 समझ में आ जाए भाई, Q1 और Q2 दोनों आवेश गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब इस समीकरण 1 और 2 से इन दोनों समीकरणों को जब साथ में लाएंगे तो F प्रोपोर्शनल, यहाँ तो Q1 into Q2 आ जाएगा, ठीक है, और into 1/r²। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q1 into Q2 into 1/r² को क्या हम ये भी तो लिख सकते हैं, Q1 into Q2/r²। इसका भी अर्थ है। अब बोले F हम दो बार क्यों नहीं लिखे, तो क्योंकि F दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ता, जो कॉमन नहीं है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो F दोनों में कॉमन है तो एक बार इसको लिख दिया, Q1 into Q2 1/r², इसमें तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए इसको सबको लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन में r², ठीक है। F प्रोपोर्शनल Q1 into Q2/r²। अब जब भी आपसे बात करें प्रोपोर्शनल की, तो ये हमेशा की बात है कि प्रोपोर्शनल जब हटता है तो आता है इक्वल, बराबर का चिन्ह, और उसके साथ में एक चीज एक्स्ट्रा आती है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं नियतांक या कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा के होती है निर्वात की, या के यहाँ पर उस बल का नियतांक है। तो F बराबर K into Q1 into Q2/r², ठीक है। और अब एक चीज याद रखने वाली याद रखिए कि K का जो मान होता है वो क्या होता है, तो K का मान बता देता हूं। K का मान होता है, K बराबर होता है 1/4πε into 4πε होता है, जिसका गणितीय रूप में मान होता है 9 into 10⁹। इसको अच्छे से याद रखना, ये कई सारे न्यूमेरिकल बनाने में, यहाँ तक कि पूरे इलेक्ट्रिक के अधिकतर न्यूमेरिकल बनाने में ये फॉर्मूला कई बार ये वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लें, ठीक है। तो K की जगह हम क्या रखते हैं, K की जगह K की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं, 1/4πε Q1 into Q2/r², ठीक है। अब एक बात और है कि एप्सिलॉन आखिर है क्या ये, तो एप्सिलॉन बता देता हूं। एप्सिलॉन होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। और जब आगे आप पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का प्रयोग तो कई जगह यूज होगा, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कई बार मांगते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे कई जगह, और एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, यानी एप्सिलॉन 0 बोल देते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। तो एप्सिलॉन बराबर क्या आ जाएगा, इसका मान भी याद रखना 8.85 into 10⁻⁻12 फैराड मीटर FM, या फैराड मीटर लिख देते हैं, फैराड मीटर। अब फैराड या फैराडे के नाम से आया है, इसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि 9 to 10⁹ की वैल्यू होती है, ये 1/4πε0 के
बराबर होती है और एप्सिलॉन की क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into 10 की पावर -12 फैराड मीटर। ठीक है, बस ये वैल्यू पुट करते हैं। अब इसकी जगह हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ तक हमारा ये सिद्ध ही हो गया, इसको भी मान के चलिए। अब इसका दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं, F बराबर 9 into 10 की पावर 9 into Q1 into Q2 upon R square। ये भी लिख सकते हैं 9 into 10 की पावर 9 into Q1 into Q2 upon R square। ठीक है, और ये क्या है, एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 की पावर -12 फैराड मीटर। ठीक है, अब इसके बाद एक बार फिर समझो थोड़ा, इसके बाद फिर समझा देते हैं कि बीच की दूरी r है, ये बिंदु आवेश है, ये प्लस है, ये माइनस है। अभी बता चुका था कि इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो इसमें बताया कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है, इन बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण है अट्रैक्शन और प्रतिकर्षण है रिपल्सन फोर्स लगने वाला आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल और व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पर एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युशीलता है। ठीक है, बस ये आपका नियम पूरा हो गया यहाँ तक। इसके बाद आगे के लेक्चर में इसके बाद पढ़ेंगे।